Hey everyone, this is your educator Dr. Sakshi Baranwal and welcome back to my channel. बच्चों, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. ओके, तो इसमें आज हम ब्लड के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं और जानेंगे फ्लूइड्स कैसे कैसे हमारे बॉडी में रहते हैं. राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट from MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I'm a very passionate educator, a COVID warrior, social worker and many more. तो फिलहाल मैं ये नहीं बताने आई हूँ. मेरा एक टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसका लिंक यहाँ दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है आपको लिंक. आप वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ओपन डिस्कशंस, अपडेट्स, आपको क्विजेस, अपनी क्वेरीज का आंसर, हैंड रिटन नोट्स एंड मेनी मोर थिंग्स यू विल गेट. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. जब हम बात करें बॉडी फ्लूइड की तो क्या हो रहा है बेटा बॉडी फ्लूइड? व्हाट इज अ बॉडी फ्लूइड? तो कोई भी तरह का फ्लूइड जो हमारे बॉडी में रहता है, किसी भी एनिमल के अंदर रहता है, उसको बॉडी फ्लूइड कहते हैं. इट कुड बी ब्लड, इट कुड बी लिम्फ, इट कुड बी यूरिन, इट कुड बी बाइल, इट कुड बी एनीथिंग अमंग आवर बॉडी विच इज फ्लोइंग. राइट, लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो बॉडी फ्लूइड को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्कुलेशन. तो एक होता है इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन. इंट्रा सेलुलर यानी कि जो सेल के अंदर हो, अकर्स इनसाइड द सेल. ये कौन से होते हैं? जैसे पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, ये सिंगल सेल्ड है, इनके अंदर ही इनके फ्लूइड्स प्रेजेंट होंगे. राइट, तो ये इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन होता है इनमें. लेकिन जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें यानी कि वो ज़्यादा मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उनके सेल के बाहर वो फ्लूइड का बॉडी के सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो. राइट, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड दी सेल. इसमें सबसे अहम चीज़ आती है आपकी ब्लड, जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक, दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है. राइट, इसलिए एक तरह का कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहा है, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है. जब हम कनेक्टिव टिश्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मसल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें उस समय टिश्यू लेवल पे सब चीज़ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है और वहाँ पे फिर से आपको ब्लड को पढ़ने को मिलेगा. अगर आप अभी जान लेंगे तो वहाँ पे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छा. ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ये अगर आप याद रखेंगे आपको आगे भी बहुत काम आने वाला. और ये आपको पता है ये एक PYQ क्वेश्चन भी है. यस, इसके अलावा लिम्फ होता है. लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड है, ठीक है, जो लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करता है आपके, और ये भी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, मेनली फैट. ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे WBC होते हैं. तो ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में, फाइट करने में बहुत मददगार होता है. राइट, तो दो मेन फ्लूइड हैं जो फ्लो कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी में चीज़ों का, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ. लेकिन इसमें मेजर कंपोनेंट, मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? ब्लड का, क्योंकि लिम्फ ब्लड से ही छन के बन रहा है और वापस से ही ब्लड में मिल जाता है. राइट, चलिए तो ब्लड की बात करें तो ये इसकी स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी. राइट, तो ये क्या है? जब आप आगे जाके अपने MBBS में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करोगे तो आपको ये ब्लड की स्टडीज़ कराई जाएंगी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे फिजियोलॉजी में. ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट रहेगा. उसमें हिमेटोलॉजी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपके खुद के ब्लड से आपको करने होंगे. ठीक है, हाँ, जैसे मैं जब कॉलेज में थी, एक किस्सा मैं बता रही हूँ. हमारी जो है हर ट्यूसडे इसकी प्रैक्टिकल क्लास होती थी ह्यूमन फिजियोलॉजी की. ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंट करने होते थे और हमारा हर ट्यूसडे उंगलियों में खूब सारे छेद रहते थे. क्यों? क्योंकि हमें हर ट्यूसडे अपने आप को इतना प्रिक करना पड़ता था, क्योंकि अभी शुरू में थे, थोड़ा थोड़ा डर लगता था अपने आप को कैसे प्रिक कर लें. हाँ, तो एक ट्राई मारते थे, दो ट्राई मारते थे और फिर ऐसे दबा के खून निकालते थे. और एक्चुअली दबा के खून निकालना नहीं चाहिए, बट इतने डर के मारे इतना छोटा सा पंक्चर होता था कि उसमें से इतना सा खून निकलता था और फिर हिम्मत ही नहीं होती थी कि दोबारा करें. लेकिन क्या करें, और कई फ्रेंड्स तो इतने अच्छे होते थे कि वो अपना ब्लड तो निकालते थे, अपना एक्सपेरिमेंट करके दूसरों को भी दान देते थे. लेकिन टू एन एक्सटेंट ही दे सकते हैं ना, उसके बाद वो क्लॉट होने लगता है तो फिर वो यूज़ का नहीं रह जाता है. और किसी का ब्लड इतना मत मान लो, पूरे क्लास भर को ब्लड ही बांट रहा है वो. ठीक है, डोनेशन ड्राइव नहीं है ना. तो इस तरह की मस्तियाँ भी होती थी. तो कॉलेज लाइफ जब जाओगे तो यू विल बी वेरी
हैप्पी, मतलब हैप्पी से ज़्यादा रहेगा यू विल बी इंजॉइंग थिंग्स, ठीक है। जब प्रैक्टिकल करने को ये सब चीज़ें मिलती है ना तो यू विल बी लाइक ओवरवेल्म्ड कि ये सब चीज़ आप कर रहे हो खुद से, एंड व्हेन इट बिकम्स मेमोरी ना, जैसे अभी मेरे लिए इट्स सो ब्यूटीफुल। चलो अब टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज हीमोपोएसिस। तो ब्लड फॉर्मेशन यानी कि ब्लड के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है? हीमोपोएसिस से। क्या पोएसिस? हीमोपोएसिस। और ये कहाँ होता है? हमारे बोन मैरो के अंदर। तो हमारे लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, जैसे कि आपके पैर के थाइज वाले जो आपके बोन्स होंगे वो, ठीक है, आपके हैंड के बोन्स, ठीक है, ये सारे लॉन्ग बोन्स हैं, इनके अंदर बोन मैरो होता है, उसके अंदर इन ब्लड कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। चल, उसको हम कहते हैं हीमोपोएसिस। ब्लड कैसा होता है? रेड इन कलर। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है कहाँ? आरबीसीज के अंदर, जिसको रेड कलर देता है, राइट। पीएच कितना होता है? एल्केलाइन इन नेचर होता है 7.4। एल्केलाइनिटी की तरफ ये बेंड करता है अपने आप को। तो पीएच भी ब्लड का बहुत बार क्वेश्चन में आता है, तो इट्स स्लाइटली एल्केलाइन। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पीएच ऑफ ब्लड इज एसिडिक, बेसिक, स्लाइटली एल्केलाइन या स्लाइटली एसिडिक, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको स्लाइटली एल्केलाइन चूज करना, टू बी वेरी वेरी प्रोफ्यूज, टू बी वेरी वेरी कंसर्न विद द आंसर कि भाई यही है। 7.4 स्लाइटली एल्केलाइन है क्योंकि पीएच 7 पे न्यूट्रल होता है, राइट। चलिए, कितना ब्लड होता है हमारे बॉडी में? मेल्स में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर, फीमेल्स में देखा जाए 4 से 5 लीटर फीमेल में ब्लड होता है, ठीक है। फिर भी लोग कहते हैं भैया कि फीमेल्स खून चूसती, बताओ बेचारों में तो खून की कमी होती है। अच्छा, जोक सपाट, सब गलत चीज़ें हैं, ये सब चीज़ में विश्वास नहीं करना, ठीक है, गलत बातें बताते हैं। तो मेल्स की जो बॉडी होता है उनका बिल्ट ना ज़्यादा, कहेंगे आपका ज़्यादा ब्रॉड और चीज़ों में एक्सेसिव होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल बॉडी से मेल बॉडी का जो पूरा आपका फॉर्मेशन होता है वो एक तरह से फीमेल बॉडी का थोड़ा छोटा होता है, मेल बॉडी का बड़ा होता है। लेकिन ये एक एवरेज बताया गया, 5 से 6 लीटर मेल में होता है और 4 से 5 लीटर फीमेल में। दिस इज़ एन एवरेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेल में 5 से 6 लीटर हो ही और फीमेल में 4 से 5 लीटर हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो अगर फीमेल का बॉडी और बड़ा है या मेल का बॉडी छोटा है, तो इट डिफर्स, इट डजंट मैटर्स, ओके। तो ये कहते हैं ना, एक जनरलाइज टर्म उठाया जाता है, तो वो जनरलाइजेशन है ये। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है? लिक्विड पार्ट जो है आपके ब्लड का होता है वो प्लाज्मा बनाता है। कितना प्रतिशत लेता है? 55%। अब यहाँ ध्यान से देखना, प्लाज्मा कितना है? मोर देन 50% है, राइट। यानी इसका बहुत सारा असर आपके ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट में पड़ेगा, यानी कि प्लाज्मा को भी एल्केलाइन होना पड़ेगा अगर पूरे ब्लड को एल्केलाइन रखना है। तो मेजर आपके कंट्रीब्यूशन किसका होता है? प्लाज्मा का, टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, राइट। सॉलिड पार्ट में आपके सेल्स आते हैं, कौन कौन से? इनको हम ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, 3 तरह के होते हैं मेनली ब्लड कैप्सूल्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट इज योर फॉर क्लॉटिंग मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग, राइट। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी हम लोग कहते हैं। तो ये 45% आपका कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं आपके ब्लड का। तो ये सॉलिड पार्ट है, वो लिक्विड पार्ट है। तो अगर होल ब्लड को देखें तो इधर प्लाज्मा और इधर आपके फॉर्म्ड एलिमेंट से आपके सेल्स हैं जो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ल्यूकोसाइट आपके डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, प्लेटलेट हो गया थ्रोम्बोसाइट, और आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ प्लाज्मा में, बहुत सारा रोल अदा करते हैं हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, ऑस्मो रेगुलेशन की बॉडी में, टेम्परेचर मेंटेन करने में, इन सब चीज़ों में आपके प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके प्लाज्मा वाले ही 55% में प्रेजेंट होती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके 3 तरह के सेल हैं। इसमें आपका डब्ल्यूबीसी फर्दर डिवाइड होता है इनटू ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट, और उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके, यानी अभी पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा जो कि 55% इन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब जो भूसी का कलर, लाइट येलोइश कलर आप कह सकते हो, या ग्रीनिश येलो कलर जो होता है, जो भूसी टाइप कलर होता है, उस तरह का कलर आपके प्लाज्मा का होता है। और कैसा होता है? विस्कस होता है, एकदम फ्लूइड नहीं होता, एकदम पानी की तरह नहीं होगा,
थोड़ी सी विस्कोसिटी होती है इनमें, ठीक है, ऑयल की तरह आप कह सकते हो। क्यों विस्कस होता है? क्योंकि इसके अंदर और भी एलिमेंट्स, आयंस और बहुत तरह के वेस्ट एंड मेनी थिंग्स इट कंटेन, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, राइट। ये स्लाइटली एल्केलाइन होता है और देखो ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है हमारे ब्लड के पीएच को। 55% हमारे ब्लड का बना रहा है। कॉम्पोजिशन क्या है हमारे प्लाज्मा का? प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी 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 पानी, मैं पानी पानी हो गई। तो 90 से 92% क्या है? वाटर है। इसके अलावा 6 to 8% क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़े मोड़े होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो वाटर कितना है? 90 to 92%, यानी कि अब आप समझ रहे हैं आपका मैक्सिमम, ठीक है, ब्लड के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एक्चुअली पानी का ही होता है, ठीक है। चलिए, सॉल्यूट ऑफ प्लाज्मा में क्या क्या होता है? जैसे जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, यूरिया, वेस्ट और ऑर्गेनिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हैपेंस बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा, क्योंकि इसके अंदर ही फिब्रिनोजन का भी एक तरह से बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर डेफिनेटली आपका जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको पूरा अपने एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाता आपका प्लेटलेट है, बट उसमें जो चीज़ें चाहिए रहती हैं, एंजाइम्स और बहुत सारी चीज़ें, उन फैक्टर्स का प्रोडक्शन कहाँ से? यहाँ प्लाज्मा के थ्रू जाता है और वो हेल्प करता है आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, राइट। प्लाज्मा विदाउट ब्लड इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अब प्लाज्मा को भी छान दिया जाए, इतना छान दिया जाए कि भैया उसमें भी जितनी चीज़ें वो अलग सलग हो जाए, तो उसमें से क्या जाएगा? उसका जो मेजर हैवी पार्ट है वो क्लॉटिंग फैक्टर से बन रहा है। तो क्लॉटिंग फैक्टर को अगर प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो वो सीरम बन जाएगा, और सीरम एक्चुअली बहुत कलरलेस टाइप दिखता है, लिक्विड, ठीक है। तो उसमें क्योंकि मेनली मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट अब सिर्फ प्योर पानी का ही बच जाता है, उसमें से भी हैवी एलिमेंट्स निकाल लिए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा प्लाज्मा। कौन सी माँ? प्लाज्मा, राइट। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? फिब्रिनोजन, सीरम, ग्लोबुलिन, सीरम एंड एल्बुमिन, यानी 3 तरह के प्रोटीन होंगे, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ये 3 मेजर प्रोटीन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजन जो होता है क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो ग्लोबुलिन होता है वो आपके डिफेंस में बहुत काम करता है, और एल्ब्यूमिन आपका जो होता है वो मेनली ऑस्मो रेगुलेशन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो आपका क्या है? प्लाज्मा का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी। अगेन इसका ऑस्मो रेगुलेशन रोल यहाँ पे सामने आ रहा है। प्रोवाइड्स बॉडी इम्यूनिटी, अगेन योर ग्लोबुलिन सीरम के अंदर बहुत सारे डिफेंस आपके मैकेनिज्म में ये हेल्प करता है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। ब्लड पीएच को मेंटेन करता है, डेफिनेटली प्लाज्मा स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ये ब्लड पीएच को का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो यही पीएच मेंटेन करने में मदद कर रहा है। प्रोवाइड्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस बाय क्लॉटिंग, फिब्रिनोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और फाइनली फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में, ग्लोबुलिन डिफेंस में, और एल्ब्यूमिन ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस करने में मदद कर रहा है, राइट। अब आएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि हमारे सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट में कि किस किस तरह के सेल प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एरिथ्रोसाइट की, जो कि रेड इन कलर होते हैं, इसलिए इनका नाम आरबीसी रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। और ये कैसे होते हैं? बाइकॉन्केव इन शेप। बाइकॉन्केव यानी बीच में ये चिपटे होते हैं और साइड से थोड़े फूले होंगे, तो बाइकॉन्केविटी की वजह से इनका शेप ऐसा हो जाता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस। जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो बहुत से सेल ऑर्गेनल हमारे आरबीसी के अंदर एब्सेंट है, वो सारे अब आपको ध्यान में आएंगे, राइट। Also known as red blood cell because these are red color due to presence of iron containing complex protein, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, राइट।
जो कि हमने लास्ट चैप्टर में कवर अप किया है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। बहुत ही मेजर रोल है, छोटा मोटा नहीं, मेजर रोल है हीमोग्लोबिन का। इसलिए हीमोग्लोबिन का भी आपको लेवल अपने बॉडी में मेंटेन रखना होता है। जब आप सीबीसी कराते हैं अपने बॉडी का कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें हीमोग्लोबिन का भी एक प्रोफाइल रहता है जिसको आपको रेगुलेट करना रहता है। अगर हीमोग्लोबिन डाउन है तो आपको आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये कम हुआ तो आपके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और बॉडी में फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं चलेगी, राइट। चलिए, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, यानी कि हर 120 दिन के बाद आरबीसीज आपकी मर जाती है और नई फॉर्म होती है, और ये मरने के बाद स्प्लीन में जाती है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, राइट, नोट इट डाउन। मेरी क्लास में एक पेन पेपर ज़रूर लेके बैठना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, ल्यूकोसाइट अगेन मेजर है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिवीज़न है। जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, ये वाइट ब्लड सेल है, बिकॉज इनमें एज सच कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता, तो ये कलरलेस है, वाइट ब्लड सेल इनका नाम दे दिया गया है क्योंकि इसमें ये कलरलेस होते हैं और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और आपको क्या पता है, न्यूक्लिएटेड के अलावा ये मल्टी लोब भी होते हैं, मतलब न्यूक्लियस में भी इनके मल्टी लोब होता है, और इसका क्वांटिटी 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। इतनी क्वांटिटी इसको मेंटेन करने को रहती है। जब इसका क्वांटिटी कम होने लगता है, यानी कि आपका डिफेंस और आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ रहा है, तो जितने भी डिजीज होते हैं कहाँ अटैक करेंगे, इन्हीं डब्ल्यूबीसी पे, क्योंकि उन्हें अगर रोग बढ़ाना है तो उनके क्या कहेंगे, जब दुश्मन अटैक करते हैं कंट्री में तो सबसे पहले उनके सिपाहियों को मारते हैं, क्योंकि वही उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी हमारे सिपाही हैं जिनको ये मारने लगती हैं जब भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर एंटर करती है डिजीज़ कॉज करने के लिए, तो ये इन्हीं सिपाहियों को मारती हैं ताकि वो हमारे अंदर अपना रुतबा जमा पाएँ, अपना किंगडम जमा पाएँ, राइट। चलिए, ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत ही कम दिन के लिए जिंदा होते हैं, बहुत छोटी लाइफ होती है इनकी, इसके बाद ये नए फॉर्म होते रहते हैं, मतलब इनका कॉन्स्टेंटली ये नए नए बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए, दो मेन कैटेगरी होती है हमारे डब्ल्यूबीसी की, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैनुलो मतलब ग्रैन्यूल एक में है और एक में नहीं है, जिसमें है वो ग्रैनुलोसाइट, जिसमें नहीं है वो ए ग्रैनुलोसाइट। तो ल्यूकोसाइट्स, यहाँ ल्यूको होगा, ल्यूकोसाइट में ए ग्रैनुलर क्या आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और ग्रैनुलर में बात करें तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, तो जितने फिल वाले हैं वो सारे ग्रैनुलोसाइट है, और ए ग्रैनुलोसाइट आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो तरह के, तो टोटल 5 तरह के डब्ल्यूबीसी देखे जाते हैं। ग्रैनुलोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल होते हैं और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो लोब्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कंटेन ग्रैन्यूल्स, और इनके यहाँ जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है, एंड दे आर सब डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। तो पहला है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल, यानी कि ना इंदर इट इज बेसिक नॉर इट इज एसिडिक। तो कोई भी अगर आप इसमें स्टेनिंग करेंगे तो कोई भी स्टेनिंग इसमें इक्वली एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो कितना आपका कवरेज दे रहा है, अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 60 to 65% आपका न्यूट्रोफिल ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल होते हैं, ठीक है, आपका बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका न्यूट्रोफिल, और एक खास बात है इसकी कि ये मल्टी लोब्ड होता है, राइट, और फिक्स नहीं होते हैं, 3 से 4 लोब्स इसके आराम से, उसे 3 से 8 के बीच में इसके लोब वेरी कर सकते हैं, ठीक। चल, तो ये रहे हमारा न्यूट्रोफिल, देखो इसमें कितने लोब हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 दिए हुए, इससे अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इओसिनोफिल और थर्ड है बेसोफिल। इओसिनोफिल की जब आप बात करें तो इओसिन स्टेन लेता है, यानी कि ये एसिडिक इन नेचर है। कैसा इन नेचर है, एसिडिक डाई ले लेता है, और ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस रखता है। कैसा है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। तो इओसिनोफिल की खास 2 बातें, एक तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, और दूसरा ये इओसिन डाई से स्टेन करता है, यानी एसिडिक डाई से स्टेन ले लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 2 to 3% ऑफ टोटल आरबीसीज ये का कॉन्ट्रीब्यूशन है,
और ये कब आपके निकलता है, जब कोई एलर्जिक इन्फेक्शन आपके अंदर आता है, एलर्जिक रिएक्शन आपके अंदर आता है, तब इओसिनोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं। हेल्प्स इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में भी ये मदद करता है, राइट। बेसोफिल्स, बेसोफिल क्या है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रहते, सबसे कम नंबर में बेसोफिल देखे जाते हैं। ये मिथिलिन ब्लू यानी कि बेसिक डाई का स्टेन ले लेते हैं और ये बहुत ही कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर, माइन्यूट से। सबसे कम प्रेजेंट जो WBC आप बॉडी में देखेंगे वो बेसोफिल है। अमंग WBC 0.8 to 1% ही प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे फिजियोलॉजी वगैरह में, जब आपको RBC WBC और ये सब दिखाए जाएंगे, तो उसमें आपको बेसोफिल एक्चुअली ढूंढना पड़ता है। मतलब हम जब कॉलेज में थे तो जिसको बेसोफिल मिल जाता था ना, दे वर वेरी हैप्पी, और उनका जाके माइक्रोस्कोप हम चेक करते थे, क्योंकि बेसोफिल जल्दी मिलता ही नहीं था। हाँ, ब्लड स्टेन को भी आपको चेक करना होगा, उसमें स्टडी करना होगा न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल की सबकी। तो बेसोफिल बड़ा रेयर मिलता था। सबसे ज़्यादा आपके न्यूट्रोफिल दिख जाते थे, इओसिनोफिल दिख जाते थे, और आपके लिम्फोसाइट्स मिल जाते। हाँ, ये 3 सेल बहुत, मोनोसाइट भी दिख जाएंगे, बट ये बेसोफिल बहुत डिफिकल्ट और बहुत रेयर मिलता था सबको, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन के आपके सिक्रीशन में मदद करते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो किस चीज़ में, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, 3 चीज़ों के सिक्रीशन में ये मदद करते हैं, राइट। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इनका मदद होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ए ग्रैनुलोसाइट, जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं और ये कोई लोब्ड नहीं होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड या ओवल शेप का होता है और किसी किसी में काफ़ी बड़ा भी होता है। तो पहला है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स स्मॉलर इन साइज एंड हैव राउंडेड न्यूक्लियस, छोटा होता है साइज में, और इसमें 2 तरह के सेल होते हैं, बी सेल एंड टी सेल। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हम आगे जाके जब हम अपना वो पढ़ने वाले हैं सेल का इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह, उसमें बी और टी सेल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। इनको अगर मार देंगे ना, तो ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये इन सब सेल्स पे ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली आगे जाके आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को और इन्हांस करने में मदद करते हैं। तो लिम्फोसाइट छोटे छोटे होते हैं और 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दूसरा है मोनोसाइट, ये काफ़ी बड़े होते हैं और इनका न्यूक्लियस तो बहुत ही बड़ा होता है, ऑलमोस्ट पूरा इनका सेल ही ले लेता है, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है। इनको मैक्रोफेजेस के नाम से भी जानते हैं, और हम मैक्रोफेजेस तो जानते हैं, जैसे फॉरेन बॉडी आता है उसको खा जाता है मैक्रोफेजेस, ठीक है। बड़ा वाला शैतान या राक्षस है ये, फॉरेन बॉडी को निगल जाता है, ठीक। तो मोनोसाइट का मेन काम यही है, और सबसे बड़ा WBC है। लार्जेस्ट WBC इज मोनोसाइट और सबसे अबंडेंट WBC इज न्यूट्रोफिल। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट है ये, ठीक। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्लड प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और साथ साथ इनको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, मेगा कैरियोसाइट से, जो कि अगेन बोन मैरो से ये सेल बन रही हैं, जो कि मैच्योर होकर आपके थ्रोम्बोसाइट्स बनाएंगे। कैसी होती हैं, ओवल शेप की होती हैं, डिस्क शेप की होती हैं, ठीक है। मैमेलियन ब्लड में देखी जाती हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियाई, इसके अंदर भी न्यूक्लियाई एब्सेंट होती है, राइट। चलो, इनका काउंट कितना होता है, लगभग 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मीटर आपका क्या होगा, ये ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट। और ब्लड का प्लेटलेट काउंट कम होता है तो हमारे क्लॉटिंग में असर करता है। जब आप देखते हैं डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होती है तो प्लेटलेट के काउंट बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं, ठीक है। तो उस समय इनके काउंट्स को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आपके बॉडी में किसी भी तरह का क्लॉटिंग चाहिए रहता है तो ये प्लेटलेट ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए। सॉरी। A reduction in their number can lead to clotting disorders, which can lead to excessive blood loss from the body. इनके डिक्रीज में इनके नंबर का रिडक्शन अगर देखा जाए तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म हैम्पर हो जाता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस बॉडी में देखा जाता है। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 9 से 10 दिन, लगभग 1 हफ्ते से या 1 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ही लाइफ स्पैन हमारे ब्लड प्लेटलेट का होता है।
सो दैट्स इट। अब हमने जान लिया कि ब्लड में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा और सेल्स, और किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है, किस तरह का उनका शेप है, क्या फंक्शन वो करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने देख ली है। नेक्स्ट सेशन में हम ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोएगुलेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो कीप स्टे विद द चैनल एंड शो सम लव बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ठीक है, थोड़ा तो प्यार जता दो यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो पाए। एंड अपने सारे फ्रेंड्स से इसको शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसे सेशंस उनके लिए क्रिस्प एंड विदाउट एनी क्या प्रमोशन और एनीथिंग आपके लिए लाए जा रहे हैं। ओके, तो अब मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड? सबसे ज़्यादा ब्लड में किसकी मात्रा देखी जाती है? ठीक है, जल्दी से बताना आपको आंसर। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, which WBC has maximum lobes of nucleus? Again, easy peasy pizza cheesy question. You have to give the answer. And thank you everyone. Have a great day. Like, share and subscribe and hit the bell icon. Stay with me. Stay connected ताकि आपको सारे lectures रोज मिलते रहे। वैसे 12 बजे रोज मेरे lectures आपके लिए लाइव हो जाते हैं। ओके, सो यू कैन वॉच देम ईजिली। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको पता रहे, और बेल आइकन साथ में दब जाना चाहिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैम के सेशन आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी सेशन एंड अपकमिंग जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको देती रहती हूँ। मोटिवेशनल सेशन और भी कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो मैं आपको बताती रहूँगी। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है जिस पे मुझे आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए, डेफिनेटली ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।